नमस्कार बच्चों, क्या हाल आप सभी के। मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली रोज शाम को 4 और 4:30 बजे के बीच एक वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूं फॉर द चैप्टर्स दैट आर कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक, तो आज का हमारा चैप्टर होगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो मैंने कल स्टार्ट किया था, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। और उसके लिए मैंने कल जो लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 4 तरीके के साइंस बताए थे एबनॉर्मेलिटी को पॉइंट आउट करने के लिए, जो कि 4 डी थे: डिस्ट्रेस, डेविएंस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। उसी का आगे कंटिन्यूशन का पार्ट हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर सोसाइटी किस तरीके से बढ़ती है, सोसाइटी क्या समझती है, और उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो कि किसी भी मेंटल एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन कर किए जाते थे। ठीक, तो एबनॉर्मल बिहेवियर बेसिकली सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो अप्रोच था वो माना गया था। अगर सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस जिस कल्चर से डेवलप किए गए हैं, अगर वो कल्चर के अकॉर्डिंग एक इंसान बिहेव नहीं कर रहा है, एक इंसान अपने एक्शंस, अपने थॉट्स को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर नहीं बना पा रहा है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उस सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग, देन वो बिहेवियर कैसा माना जाएगा? एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा मानना था लोगों का। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे टेम्पर टैंट्रम शो करते हैं, तो ये चीज तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। बट अगर बच्चा, आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ मॉल में या किसी मार्केट में शॉपिंग के लिए गया है, छोटा बच्चा है, उसको कोई अपनी पसंद की चीज मिल जाती है जो उसे खरीदनी है, उसे अच्छी लगी है, उसके पास कोई टॉय नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, और वो अपनी पेरेंट्स से डिमांड करता है दैट मुझे ये चीज चाहिए, तो प्लीज मुझे दिला के दें। ठीक, ऑब्वियसली वो इस टोन में, इस नॉर्मल टोन में एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बात नहीं करेगा, वो जिद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिससे कि पेरेंट्स इरिटेट हो जाएंगे। और अगर पेरेंट्स थोड़े टाइम तक उसको समझा पाए दैट नहीं, अभी नहीं दिला सकते, कोई भी वैलिड रीजन देके, अगर तो बच्चा मान गया तो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होगा। बट अगर बच्चा वहीं पर जिद पकड़ लेता है और वो जिद ऐसी करने लगता है कि वो फर्श पे लेट जाता है, फ्लोर पे रोने लग जाता है, चीजें गिराने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो उस मॉल में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमें चीजें नहीं गिरानी थी, बट उस बच्चे का बिहेवियर नहीं है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो कैसा माना जाएगा? एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाएगा। एबनॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं हो जाएगी, या वो बच्चा एबनॉर्मल की तरह टैग नहीं हो जाएगा, उसका बिहेवियर डेविएट कर जाएगा सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये था फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपका वो प्रैक्टिस ही मैल अडेप्टिव है, मैल अडेप्टिव का मतलब यहां पर हुआ if it is affecting the well-being of the person and itself and the group also, जिस ग्रुप से वो इंसान बिलोंग कर रहा है, जिस कास्ट सिस्टम से वो बिलोंग कर रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी उसका बिहेवियर नहीं जाता है, तब भी हम कहेंगे कि वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरह माना जाएगा। इसका एग्जांपल दैट इज, कुछ लोग जो है बहुत टाइम से लो फील करते हैं, बट अगर वो लो उसकी सैडनेस है, तो सैडनेस के लिए अगर इंसान किसी से बात ही नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टेलिंग एनीवन और नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, वो मदद ही नहीं मांग रहा है, आउट ऑफ द फियर ऑफ जजमेंट, जो सबसे पहला रीजन होता है, आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, आउट ऑफ द फियर ऑफ ओवर थिंकिंग, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। नाउ प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? किसी भी टास्क को डिले कर देना, बट डिले करना किसी जेन्युइन रीजन की वजह से इज नॉट प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन जब भी होगा, आपको एक हिंट मैं बता देता हूं, प्रोक्रास्टिनेशन जब भी होगा उसका रीजन आपका इनवैलिड होगा या जेन्युइन नहीं लगेगा आपको। आप कहोगे कि मैं ये अभी नहीं कर रहा, अभी मन नहीं कर रहा, अभी ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं ये वीडियो ही बाद में देख लूंगा। ठीक, एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, मैं प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कोई जेन्युइन रीजन नहीं मिल रहा आपको, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एंड दिस कैन बी एंडेड राइट देन एंड राइट देयर ओनली। ठीक,
तो उस समय ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एक मैल अडेप्टिव प्रैक्टिस बन जाता है। अब यहाँ पर सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पर आपकी वेलबींग यानी कि आपकी अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो की हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग था, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग था, वो इफेक्ट होती है जिस वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे एंड यू विल टैग योरसेल्फ एज अ फेलियर और अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। सो ये टॉपिक था हमारे पास मैलअडैप्टिव प्रैक्टिस और डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स का, जिसके अकॉर्डिंग आजकल भी लोगों में स्टिग्मा बहुत ज्यादा है मेंटल हेल्थ के लिए। लोग ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, लोग अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं, सप्रेस कर देते हैं, डेविएट कर देते हैं या ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अपने बिहेवियर को। बट वो बिहेवियर, उनका जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कहीं और निकलती ही हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें एज एन इंडिविजुअल, ताकि हम दूसरे लोगों की मेंटल हेल्थ को जागरूक करवा पाए, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें जागरूक करवा पाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 4 तरीकों से समझा गया था, बेसिकली 4 से ज्यादा थे, बट आई हैव क्लब्ड इन द रेनेसेंस पीरियड, जहां पर मैंने 2-3 टर्म्स को क्लबिंग किया है, सो दैट एक कॉमन रीजन आपको मिल पाए, कॉमन आपको जजमेंट मिल पाए, ठीक। बट द फर्स्ट वाज द सुपर नेचुरल एंड मैजिकल कंसेप्ट, जहां पर एक्सोर्सिज्म और भूत प्रेत का मानना एंड ओझा ऐसे लोग जो कि भूत प्रेत मिटा सकते हैं, भूत प्रेत उस इंसान में से निकाल सकते हैं। एक्सोर्सिज्म, जैसा आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, रिमूविंग द इविल दैट रिसाइड्स, है ना। तो जो एक्सोर्सिज्म्स करते हैं, कुछ मूवीज भी बनी है इसके लिए, कॉन्जूरिंग और एक्सोर्सिज्म करके बहुत सारी मूवीज बनी है। आई हैव आल्सो वॉच्ड दीज मूवीज, बट यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा मानना था उस टाइम पे दैट सुपरनैचुरल फोर्सेस और मैजिकल फोर्सेस भी कुछ चीजें होती हैं जो कि पर्सन के अंदर रिसाइड करती हैं, जिनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक। तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, आपकी बुक्स में भी मेंशन है। उसके बाद थोड़ा सा जब ट्रेंड चेंज हुआ तो पता चला कि सुपरनैचुरल फोर्सेस और ऑर्गेनिक फोर्सेस ही नहीं है, इनके साथ भी कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच बनना शुरू हुआ। यहाँ पर लिंक हुआ हमारे बॉडी और ब्रेन का और उसके प्रॉपर मैनर में वर्क ना करने का। तो कंडीशन बनी कि बॉडी और ब्रेन जो है, अगर वो सही तरीके से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, ठीक। जैसे राइट नाउ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो मेरा हैंड का मूवमेंट ये है बिकॉज मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, ठीक। अब यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे ब्रेन ने तो ये चीज, अब मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, ठीक है, मेरे ब्रेन ने क्या डिसाइड किया कि इस पॉइंट को समझाना है, तो इस पॉइंट की तरफ हाथ पॉइंट आउट करना है, ठीक। मैं यहाँ पर इस पॉइंट की तरफ हाथ कर रहा हूं और मैं आपको पॉइंट ये वाला समझा रहा हूं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, सिमिलर नहीं हुआ, साथ में नहीं चल रही चीजें, जिस वजह से क्या होगा कि ये नॉर्मल माना जाएगा। पॉइंट तो सर भूत प्रेत की तरफ कर रहे हैं और बॉडी और ब्रेन का समझा रहे हैं, सर मैं कहीं खुद ही तो सोल नहीं आ गई कोई ऐसी। तो ये कंडीशंस हो सकता है कि एबनॉर्मलिटी में आए, बट ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से मैंने कुछ रीडिंग्स ऐसी भी पढ़ी हैं ब्रेन इमेजिंग स्कैन्स की, एमआरआई स्कैन्स की, जहां पर मुझे मौका मिला था साइकोलॉजिकली ब्रेन न्यूरोसाइकोलॉजी डिपार्टमेंट में समझने का, ठीक। और ये ट्रेनिंग्स मैंने ली हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा, जिनका मैं मेंबर भी हूँ, ठीक। तो मुझे पता चला था बेसिकली जैसे ब्रेन में एमआरआई स्कैन्स किए जाते हैं, तो ट्रॉमा के केस में जब शॉक लगता है, बहुत ही पास्ट के एक एक्सपीरियंस से या एक सडन इंसिडेंट कोई होता है तो शॉक लगता है, जिस वजह से आपकी स्पीच जो है वो एब्सेंट हो जाती है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है। तो वो एमआरआईज में वो ब्रेन का वो पार्ट, वो एरिया, ब्रोकास एरिया जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से स्पीच जो है वो अफेक्ट करती है, और वो मैंने देखा था उस स्कैन में, ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थोड़ा सा और डिफरेंट ट्रेंड, जो कि है साइकोलॉजिकल। यहां माना गया कि आपकी थिंकिंग, फीलिंग और परसेप्शन में, यानी कि चीजों को सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से, मदद से ग्रैब करना, समझना,
इन तीनों में कुछ एरर अगर है तो वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्म में ही अगर कोई फॉल्ट दिखता है, और वो फॉल्ट कैसा दिखेगा, उसके इमोशन और उसके रीजन में। वो इमोशनली कुछ और फील कर रहा है, उसके इमोशंस कुछ और हैं, बट वो रीजन कुछ और दे रहा है, जिसके लिए सोक्रेट्स, ग्रीक फिलोसोफर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी और ये समझाया था दैट 4 ह्यूमर थ्योरी जो होती है, और इंडियन सिस्टम में वात, पित्त, कफ, ये कंडीशंस बहुत ज्यादा ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच में काम करती हैं। हमारी बॉडी के फ्लूइड्स बेसिकली हमारे टेम्परामेंट को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में केपेबल है, तो ये ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच ने बताया। द सेकेंड लास्ट इज अ रेनेसेंस पीरियड, जहां पर मैंने ये समझा और जानने की कोशिश भी करी कि उस टाइम पर दोबारा से ये सुपर नेचुरल फोर्सेस का जो शो था, जो ट्रेंड चल रहा था, वो दोबारा से आ गया। आजकल के बच्चे इस चीज को ट्रेंड कहेंगे, तो हम ट्रेंड से ही इसको कंटिन्यू करते हैं। विच हंटिंग, विच हंटिंग को एक इंसान थे जॉन वेयर, तो जॉन वेयर ने ये कहा था, वो फिजिशियन थे बेसिकली, तो उन्होंने ये चीज कही थी दैट विच हंटिंग में जो विचेस होती हैं वो मेंटली अनस्टेबल होती हैं, तो उनको थियोलॉजिकल यानी कि गॉड से रिलेटेड और सुपरस्टिशन से रिलेटेड कोई भी अप्रोच काम नहीं करेगी ट्रीटमेंट के लिए। दे नीड मेंटल केयर, ठीक, जो कि आपकी मेंशन भी है बुक में। दे रिक्वायर्ड मेडिकल, है ना, एंड नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसी के लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है, और रेनेसेंस पीरियड के आगे कुछ और भी है। रीजन एंड एनलाइटनमेंट एज है, जहां पर अगेन वही चीजें कही गई कि साइंटिफिक वे से जब प्रूव किया गया नॉर्मल बिहेवियर को, तो वो एक्सेप्टेबल लगने लगा लोगों को, ठीक, सोसाइटीज को। द लास्ट इज बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास बायोलॉजिकल, हमारे बॉडीली फ्लूइड्स, अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड ह्यूमर की बात करूं, तो बायोलॉजिकल बेसिकली यहाँ पर अब हॉर्मोन्स की बात होती है, नॉट द फ्लूइड्स दैट आर ब्लड, फेल्गम एंड ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। साइकोलॉजिकल, थिंकिंग, फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक। मेरा ये मानना है सीबीटी जो थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग TBE, थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस, इन तीनों में ये तीनों चीजें लिंक रहती हैं, और इन तीनों में ही साइकोलॉजिकल कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। ये तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली। अगर तीनों में से एक में भी फॉल्ट आया तो बाकी दो पर आपको उस चीज का इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। द लास्ट इज सोशल, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो आपका बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। ये नई अप्रोच थी जिसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि सारे फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, तीनों के तीनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को। तो हमें आज का ये टॉपिक, आई गेस आप सभी को दोबारा से उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी ज़ील के साथ समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा आप सभी ने। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार और इतना लव दे रहे हैं। आई होप कि आप ऐसे ही कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आए, मेरी वीडियोस देखें, पुराने लेक्चर्स को भी अटेंड करें जो मैंने इन डिटेल बनाए हैं। बट दीज लेक्चर्स आर जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई दीज आर द वन शॉट एग्जामिनेशंस। एंड मैं चाहता हूं कि आप अगेन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।